नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। चाहे वो आप राजस्थान से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम देते हो, 3 से 4 प्रश्न इस वीडियो में से आपके पास ज़रूर प्रश्न मिल जाएंगे परीक्षा में। और ग्राम विकास अधिकारी के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 3 से 4 प्रश्न इसमें से ज़रूर मिलेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। तो फटाफट से हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है। आर्थिक समीक्षा का कंप्लीट निचोड़ इसमें मिलने वाला है, जो कि ये मान लीजिएगा कि कंप्लीट रिवीजन आपका यहाँ पे होने वाला है। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान से और भारत से संबंधित तो दोनों ही आंकड़ों को यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र है 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर जो भी हम आंकड़े पढ़ेंगे वो वर्ष 11-12 को आधार मानते हुए पढ़ेंगे। जनगणना की बात करें तो जो हमारी जनगणना थी 2011 की, उसी के आंकड़े हम यहाँ पर बात डिस्कस करेंगे। तो राजस्थान का क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर, और अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। यदि जनसंख्या से संबंधित आंकड़े आपको देखने हो तो इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के। आप कंप्लीट जनसंख्या से संबंधित प्रश्नों को मतलब जनसंख्या से संबंधित कंप्लीट आंकड़े आपको मिल जाएंगे, और ऊपर आई बटन में भी आपको जनसंख्या की वीडियो मिल जाएगी। तो वहाँ से भी आपको कंप्लीट जनसंख्या जो है वो देख सकते हैं। जनसंख्या की अब हम बात करें 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या थी 6.85 करोड़। राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी? 6.85 करोड़। और भारत की जनसंख्या 121.09 करोड़ थी भारत की जनसंख्या। 2001 की तुलना में 2011 में जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई? तो राजस्थान में हुई 21.3% की वृद्धि और भारत में हुई 17.7% की वृद्धि। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और इंडिया का जो है घनत्व जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद जनसंख्या शहरी जनसंख्या का घनत्व की बात करें तो शहरी जनसंख्या का राजस्थान में घनत्व है 24.9%, और राजस्थान में 24.9 और भारत में 31.1%। अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बात करें तो अनुसूचित जाति का 2011 में प्रतिशत था राजस्थान में 17.8%, जबकि भारत में था 16.6%। इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की बात करें तो 13.5% राजस्थान में और 8.6% भारत में। लिंगानुपात की बात करें तो वर्ष 2011 में जो लिंगानुपात था राजस्थान का वो था 928, यानी कि 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं, और भारत की बात करें तो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, यानी कि राजस्थान लिंगानुपात में अभी भी पिछड़ा हुआ है। अगर हम बाल लिंगानुपात की बात करें, बाल लिंगानुपात का मतलब है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिंगानुपात की बात करें तो प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या है राजस्थान में 888 लड़कियों की लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर राजस्थान में, और भारत में 919 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर। साक्षरता दर की बात करें तो भारत की साक्षरता दर है 73.0%, यानी कि 73%, और राजस्थान की साक्षरता दर है 66.1%। इसी प्रकार से पुरुष साक्षरता की बात करें तो भारत की पुरुष साक्षरता है 80.9%, जबकि राजस्थान की जनसंख्या 79.2%। महिला जनसंख्या की बात करें तो राजस्थान की है 52.1% और भारत की है 64.6%। इसी प्रकार से कार्य सहभागिता दर की बात करें तो राजस्थान की 2011 के अनुसार है 43.6%, यानी कि 100 व्यक्तियों में से कार्यशील जनसंख्या 100 व्यक्तियों में से 43.6 व्यक्तियों के पास कोई ना कोई कार्य है, कोई ना कोई रोजगार है, जबकि भारत में इसका जो प्रतिशत है वो है 39.1%, यानी कि 100 व्यक्तियों में से 39.8% व्यक्तियों के पास काम है। जन्म दर की बात करें तो 1000 जनसंख्या पर 24 है, और 2018 के अकॉर्डिंग है ये, और राजस्थान में 24 और भारत में 20। मृत्यु दर की बात करें तो 5.9 है राजस्थान की और 6.2 है भारत की। शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 37 है राजस्थान की और 32 है इंडिया की, यानी कि राजस्थान यहाँ भी पिछड़ा हुआ है।
मातृ मृत्यु अनुपात का बात करें तो यहाँ पे 164 है राजस्थान का, और 113 है इंडिया का। यहाँ पर भी राजस्थान पिछड़ा हुआ है। शिशु मृत्यु दर का मतलब है कि 1000 बच्चों का जब जन्म होता है तो उनमें से 37 शिशुओं की डेथ हो जाती है जन्म के समय ही राजस्थान में, जबकि 32 शिशुओं की डेथ हो जाती है भारत में। इसी प्रकार से मातृ मृत्यु अनुपात का मतलब है कि जब 1 लाख बच्चों के जन्म पर जो माताएं होती हैं, यानी कि जो जच्चा होती है, वो 164 जच्चाएं बच्चे को जन्म देते समय ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये 164 जो है राजस्थान का आंकड़ा है। और अगर हम बात करें भारत की तो 113 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है बच्चे के जन्म के समय। 16 से 18 तक के आंकड़ा यहाँ पे दिया हुआ है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा की बात करें तो राजस्थान के व्यक्ति औसतन 68.7 वर्ष तक जीवित रहते हैं, और इंडिया की अगर बात करें तो 69.4 वर्ष तक जो है वो जीवित रहते हैं, ईयर्स तक। अब हम आर्थिक विकास के मुख्य सूचकांकों की बात करें तो यहाँ पर देखिए 16, 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 20, 21 ये आंकड़े दिए हुए हैं 5 वर्षों के। हमें सिर्फ आंकड़े देखने हैं 20, 21 के और 19, 20 की तुलना में, दोनों की तुलना करते हुए हमें देखना है। तो सबसे पहले हम बात करें सकल घरेलू राज्य उत्पाद की, तो यहाँ पर स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू राज्य उत्पाद की जो कीमत है स्थिर कीमतों पर वो है 19-20 की अगर बात करें तो ये है 6,88,714, 6,88,714, और 20-21 में है 6,43,222। यानी कि स्थिर कीमतों में गिरावट आई है, और ये कितने प्रतिशत गिरावट आई है, ये है 6.61% की गिरावट यहाँ पे दर्ज की गई है। इसी प्रकार से प्रचलित कीमतों की अगर हम बात करें तो यह है 9,98,999 19-20 का और करोड़ रुपए, और 20-21 में है 9,57,912 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर भी कमी देखने को मिली है, और ये कमी है 4.11% की कमी यहाँ पे भी देखने को हमको मिली है। नेक्स्ट है सकल घरेलू राज्य मूल वर्धन में क्षेत्रवार योगदान। यानी कि अब जो योगदान है वो क्षेत्रवार देखें तो 3 तरीके के क्षेत्र होते हैं, कृषि क्षेत्र, उसके बाद उद्योग क्षेत्र और फिर सेवाएं। तो यहाँ पर 19-20 के आंकड़ों की बात करते हैं, फिर उसके बाद 20-21 के आंकड़ों की बात करते हैं। सबसे पहले कृषि की बात करें तो कृषि क्षेत्र में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले स्थिर कीमतों पर। स्थिर कीमतों पर कृषि की जो प्रतिशत था वो था 26.73% 19-20 में, जो कि बढ़ के अब 20-21 में हो गया है 29.45%। उद्योगों की बात करें स्थिर कीमतों पर उद्योगों का प्रतिशत था 28.57% और अब हो गया है 28.15%। यानी कि उद्योगों में गिरावट आई है, जबकि कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी आई है, यानी कि वृद्धि हुई है। सेवाओं की अगर बात करें तो सेवाओं के क्षेत्र में सेवाओं का प्रतिशत था 44.70% था 19-20 में, 42.40% हो गया है 20-21 में। तो यानी कि यहाँ पर सेवाओं में भी कमी देखने को मिली है। तो स्थिर कीमतों पर सर्वाधिक केवल कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई है, बाकी उद्योग और सेवाओं दोनों में ही कमी हुई है, यह ध्यान रखने की चीज़ें। और सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? सेवा का, दूसरे नंबर पे कृषि का और तीसरे नंबर पे उद्योग का। जबकि यही आंकड़े अगर हम 19-20 में देखें तो सबसे अधिक योगदान था सेवाओं का, उसके बाद था उद्योग का और उसके बाद था कृषि का। जबकि अब यहाँ पे उल्टा हो गया है, सबसे ज़्यादा योगदान सेवाओं का, फिर कृषि का और फिर उद्योग का। तो ये कोरोना का साइड इफेक्ट है कि उद्योगों में यहाँ पे कमी आई है। अब इसी चीज़ को हम प्रचलित कीमतों पर देखेंगे तो प्रचलित कीमतों पर 19-20 में कृषि का प्रतिशत था 26.80%, जो कि अब बढ़कर के हो गया है 29.77%। इसी प्रकार से उद्योग की अगर बात करें तो 26.03% था 19-20 में, जो कि अब घट करके हो गया है 24.28%, 24.80% घट करके हो गया है। इसी प्रकार से सेवाओं का जो प्रतिशत था वो था 47.717%, जो कि अब घट करके हो गया है 45.43%। यानी वापस से कृषि के क्षेत्र में वृद्धि हुई है, बाकी दोनों में क्या हुई है? कमी हुई है। सबसे ज़्यादा सेवाओं का, उसके बाद कृषि का और उसके बाद उद्योगों का। अब हम बात करें शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की स्थिर कीमतों पर, इसकी वैल्यू है 5,70,143। 20-21 में प्रचलित कीमतों पर इसकी वैल्यू है
8,62,633 करोड़ रुपए जो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर कितना बताया हमने, 5,70,143 करोड़ रुपए, जबकि प्रचलित कीमतों पर 8,62,633 करोड़। अब अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो यहाँ पर भी 1 मिनट, यहाँ पर भी देखिए शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में भी यहाँ पे कमी देखने को मिली है। यहाँ था 6,10,292 और इधर था ये 8,99,143 जो कि घट करके दोनों में ही कमी देखने को मिली है। अब यदि हम बात करें प्रति व्यक्ति आय की, तो स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो यहाँ पर 20-21 में जो प्रति व्यक्ति आय है वो हो गई है 72,297 रुपये, 72,297 रुपये, जो कि 19-20 में 78,390 रुपये थी। जबकि प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय हो गई है 1,09,386 रुपये, जो कि पहले थी 1,15,492 रुपये। यानी कि यहाँ पर भी कमी देखने को मिली है। सकल स्थायी पूंजी निर्माण प्रचलित कीमतों पर अभी 20-21 के आंकड़े उपलब्ध यहाँ पे नहीं है। इसी प्रकार से कृषि उत्पादन सूचकांक के आधार वर्ष 5, 6 और 7, 8 में भी आंकड़े उपलब्ध नहीं है। जबकि 19-20 के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 2,71,696 करोड़ रुपए सकल स्थायी पूंजी निर्माण प्रचलित कीमतों पर, और कृषि उत्पादन सूचकांक है 201.69। कुल खाद्यान्न उत्पादन की अगर हम बात करें तो कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है वो 19-20 में था 265.81 मीट्रिक टन, 265.81 मीट्रिक टन कुल खाद्यान्न उत्पादन था। जबकि अब हो गया है 271.33 लाख मीट्रिक टन। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, अब औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की बात करें तो वर्ष 2011-12 को आधार मानते हुए यहाँ पर देखिए 126.90 था 19-20 का, जो कि घट करके अब हो गया 115.67, ये घट गया है। उसके बाद हम बात करें थोक मूल्य सूचकांक की, तो थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा होता है, 99 से 2000। प्रतिशत परिवर्तन अगर हम देखें यहाँ पे तो कमी आई है, पहले था 316 जो कि अब हो गया थोक मूल्य सूचकांक, पहले 19-20 में था 316 जो वृद्धि हुई है, अब हो गया है 334.919, 334.19, यानी कि वृद्धि हुई है 5.76% की। उसके बाद अधिष्ठापित क्षमता ऊर्जा, 19-20 में जो ऊर्जा का उत्पादन था वो था 21,176 मेगावाट, 21,176 मेगावाट, जो कि अब हो गया है 21,836 मेगावाट। यानी कि यहाँ पर भी वृद्धि देखने को मिली है, और लगभग यहाँ पे लगभग आपको कितनी वृद्धि देखने को मिली है, 660 मेगावाट के आसपास वृद्धि देखने को मिली है। उसके बाद है वाणिज्यिक बैंक साख, सितंबर माह की बात करें यहाँ पे तो 3,15,149 करोड़ रुपए, और इधर है 3,43,406 करोड़ रुपए 20-21 का आंकड़ा है। नेक्स्ट हम बात करें, ये चीज़ें हमने अभी ऊपर देख ली हैं, इनको वापस से देखने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान का सकल घरेलू उत्पादन, राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद जो है उसकी बात कर लेते हैं प्रचलित कीमतों और स्थिर कीमतों पर। तो वर्ष हम 19-20 और 20-21 की बात करेंगे केवल, वैसे तो कर चुके हैं हम ये बातें। विचलन देख लेते हैं केवल, 19-20 का विचलन था 5.03 और ये हो गया है अब घट करके 6.61%, जो पहले 8.38 था वो घट करके हो गया 4.11। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान का अनुपात, यानी कि टोटल भारत का जो जीडीपी है उसमें राजस्थान का कितना अनुपात है उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 19-20 की। तो देखिए 19-20 में राजस्थान का जो सकल घरेलू उत्पाद था वो यहाँ पे हम बात करें 9,98,999,
वृद्धि कितनी हुई थी? 8.38 की। इधर वृद्धि हुई थी 7.21% की, जो कि था 2,03,39,849। और राजस्थान का अनुपात यदि देखें भारत के संदर्भ में, तो राजस्थान का अनुपात था 4.91। 4.91। अब हम बात करें स्थिर, ये अभी हमने पढ़ा, ये जो हमने पढ़ा ये प्रचलित कीमतों पर था। अब हम पढ़ेंगे इसी को स्थिर कीमतों पर। तो स्थिर कीमतों पर क्या रहा देखिए, 2019 से 20 की बात अगर हम करें तो यहाँ पर विचलन आया है राजस्थान का तो 5.03%, और इधर था 4.18। राजस्थान और भारत का अनुपात देखें तो 4.73। वर्ष 2021 जो अनुमानित है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे 6,43,222 कमी हुई है 6.61 की। इधर अगर हम बात करें टोटल भारत का तो यहाँ पे है 1,34,049 1,34,49,662 और 7.73 की कमी हुई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसके अंदर कमी हुई है। और राजस्थान और भारत का अनुपात देखें तो 4.79% है इसका अनुपात। राजस्थान का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान क्या है? तो यहाँ पर भी देखिए, दोनों ही स्थिर कीमतों पर भी और प्रचलित कीमतों पर दोनों जगह पर ही कमी देखने को मिली है। यहाँ पहले था ये 6,10,292, जो कि अब घट के हो गया 5,70,143 और कमी आई है 6.58% की। इधर प्रचलित कीमतों की बात करें तो 8,99,143 और जो कि घट करके हो गया है अब 8,62,633, कमी आई है 4.06% की। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करें अगर देखें तो पहले पढ़ चुके हैं वैसे तो इसको। स्थिर कीमतों पर कमी कितनी आई है? 7.77% की कमी आई है। और भारत में राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी हो 2021 की? तो ये है 72,297 इसके राजस्थान की है, और भारत की है 88,456। दोनों ही आयों में कमी आई है। राजस्थान की आय में तो कमी आई है 7.77% की, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति आय में कमी आई है 8.95% की। प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर भी दोनों कंडीशन में भारत और राजस्थान दोनों के संदर्भ में अगर देखें तो दोनों में ही कमी आई है। देखिए, राजस्थान में तो 1,09,386, जो कमी कितनी आई है 5.29। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1,26,968 कमी आई है 5.41, यानी कि भारत में प्रति व्यक्ति आय में कमी ज़्यादा आई है। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे कृषि एवं संबंधित क्षेत्र से। देखिए, कृषि और संबंधित क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब कृषि की अगर हम बात करें तो कृषि में अकेली कृषि नहीं आती, कृषि में और भी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, ये सभी इस कृषि क्षेत्र जो है इसी के अंदर शामिल होते हैं। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर करते हैं। और जो राजस्थान की जो कृषि है वो मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? वो वर्षा पर निर्भर करती है, मानसून पर निर्भर करती है। यानी कि राजस्थान के लोगों की ज़्यादातर आजीविका जो कृषि पर निर्भर करती है, और कृषि जो है वो मानसून पर निर्भर करती है। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में मानसून मुख्यतः सामान्यतः देरी से ही आता है और जल्दी चला जाता है। यानी कि जो वर्षा होती है वो बहुत ही विभिन्नता लिए हुए होती है, कहीं ज़्यादा होती है तो कहीं कम होती है, यानी कि बिल्कुल अनियमित वर्षा होती है। इसी वजह से राज्य का जो भूजल स्तर है वो काफ़ी तेज़ी से नीचे जा रहा है। 19-20-21 के दौरान मौजूदा कीमतों पर राजस्थान में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का 29.77% योगदान करने की उम्मीद है। अब भूमि की बात करें, वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य की कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र जो था वो 342.87 लाख हेक्टेयर है।
18-19 के दौरान कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र कितना बताया गया? 342.87 लाख हेक्टेयर, जिसमें से 8.05% वनों के अधीन है, यानी कि 8.05% क्षेत्र पर वन है, जो कि अगर हेक्टेयर में देखें तो वो होगा 27.60%, 27.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर क्या है? वन है। 8.81% क्षेत्र जो है वो गैर कृषि उपयोग के लिए यूज किया जाता है, 8.81%, यानी कि 19.93 लाख हेक्टेयर जो है वो अन्य कार्य किए जाते हैं, यानी कि गैर कृषि उपयोगी क्षेत्र है वो। उसके अलावा बंजर और अकृषि योग्य भूमि जो है वो है 6.95%, बंजर और अकृषि योग्य भूमि 6.95% और 23.83 लाख हेक्टेयर। चारागाहों के लिए जो भूमि है वो कितनी है? वो है 4.86%। चाराओं के लिए जो भूमि है वो है 6.86%, जो कि 16.68 लाख हेक्टेयर है। वृक्ष, फसल और उपवनों के अंतर्गत लगभग 0.08% की भूमि आती है, यानी कि 0.26 लाख हेक्टेयर। कृषि योग्य बंजर भूमि के अंतर्गत 11.04% आती है, यानी कि 37.84 लाख हेक्टेयर। किसकी बात कर रहे हैं हम? बंजर भूमि की बात कर रहे हैं। बंजर भूमि कितनी है? तो बंजर भूमि काफी अधिक है, 11.04% है। सर्वाधिक बंजर भूमि दिखाई दे रही है हमको ये। उसके बाद है परतीय, वर्तमान परती के अलावा अन्य परती भूमि के अंतर्गत 6.14% आती है, और परती के तहत आती है 5.22%, यानी कि 17.89 लाख हेक्टेयर, और 51.85% जो बचता है शेष क्षेत्रफल, वो जो इतने प्रतिशत क्षेत्र है 51.85%, ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। टोटल में से शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? टोटल था 342.87 लाख हेक्टेयर, जिसमें से शुद्ध बोया गया क्षेत्र है 177.78 लाख हेक्टेयर। मानसून की बात हमने अभी अभी करी कि भाई राजस्थान में जो कृषि है वो संपूर्णतः मानसून पर निर्भर करती है, और मानसून जो राजस्थान में देरी से आता है और बहुत जल्दी चला जाता है, और कई स्थानों पर काफ़ी बारिश करके जाता है, तो कई स्थानों पर बिल्कुल सूखा रहता है, यानी कि बारिश की अनियमितता यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो मानसून है वो शुरुआत में 9 दिन की देरी से पहुंचा, यानी कि लगभग 16 जून को आने की उसकी संभावना थी, जो कि 24 जून को आई, मानसून आया, और उसने 2020 के पहले सप्ताह में पूरे राज्य को कवर कर लिया। 1 जून से 30 सितंबर 2020 की अवधि में वास्तविक वर्षा 520.79 mm थी, जबकि सामान्य वर्षा 520.98 mm थी, जो कि अन्य सामान्य वर्षा की तुलना में 0.04% कम थी। अब हम बात करते हैं जल संसाधनों की, कि राजस्थान में जल संसाधन विभाग में बड़ी, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं में अल्प जल संसाधनों का उपयोग प्रबंधन करके राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। तो यहाँ पर अब 2020-21 के दौरान किस किस प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, कौन कौन से क्षेत्र में चलाई जा रही हैं, वो देखिए। सबसे पहले 7 प्रमुख परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? नर्मदा नहर परियोजना, परवन, धौलपुर लिफ्ट, RWSRPD, ये प्रमुख परियोजनाएं हैं। और ये जो RWSRPD रेगिस्तान क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना है। तो ये जो कि रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए है। नवनेरा बैराज और ऊपरी उच्च स्तरीय नहर पीपलकोट आदि। ये तो थी 7 परियोजनाएं। अब 6 मध्यम परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए, गरदादा, तकली, गगरीन, लहासा, राजगढ़ और हटिया दे, ये 6 मध्यम परियोजनाएं, और इसके अलावा 46 जो है लघु सिंचाई परियोजनाएं, यानी कि टोटल अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हो गई 59 परियोजनाएं हैं जो यहाँ पर संचालित हैं। अब बात करते हैं पशुपालन की। तो देखिए, पशुगणना, अब मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूं कि पशुगणना से संबंधित वीडियो भी आपको मिल जाएगी ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर जाकर के आपको
जनगणना के पशु गणना के आंकड़े भी उस वीडियो में आप देख सकते हैं, तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे मोटे मोटे आंकड़े हम यहाँ देख लेते हैं, कंप्लीट आप वहाँ से देख लीजिएगा। पशुपालन पशु गणना 2019 में राज्य की कुल पशु संख्या थी 568.01 लाख और कुक्कुट पक्षियों की संख्या थी 146.23 लाख। राज्य में देश का लगभग 10.58% पशुधन है। टोटल पशुधन कितना है? 568.01 लाख। देश का कितना प्रतिशत है? 10.58% पशुधन जो है वो देश का है। उसके अलावा कुक्कुट और पक्षियों की संख्या कितनी है? 146.23 लाख, जिसमें लगभग 7.20% तो मवेशी हैं। भैंसों का प्रतिशत कितना है? 12.47% भैंसें हैं कुल जानवरों में। 13.99% बकरियां हैं। 10.64% भेड़ हैं। देश में 98%, देश के 98.43% ऊंट जो है वो अकेले राजस्थान में है। दूध में राज्य ने 12.72% का योगदान दिया, यानी कि भारत में जो कुल दूध उत्पादन है उसमें राजस्थान का जो हिस्सा है वो है 12.72%। वर्ष 17-18 में देश के उत्पादन में 34.46% ऊन का उत्पादन अकेले राजस्थान से किया गया। 17-18 में देश के उत्पादन का 34.46% ऊन उत्पादन अकेले राजस्थान में होता है। अब उसके बाद बात करते हैं हम वानिकी। राज्य में अधिसूचित वन के रूप में कुल 32,737 वर्ग किलोमीटर वन है, जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 9.59% है। 9.59% है। राज्य में वन क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का 4.86% है। राजस्थान में द्विवार्षिक की मूल्यांकन अवधि 17-19 के दौरान 58 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। 17-19 के दौरान 58 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। 3 तो राष्ट्रीय उद्यान है, 27 वन्य जीव अभ्यारण्य है और 14 संरक्षण भंडार है। 3 जैविक उद्यान कहाँ कहाँ है? जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में है। उसके अलावा 27 वन्यजीव अभ्यारण्य और 14 संरक्षण भंडार। ग्रामीण विकास और पंचायती राज की यहाँ पे बात करें तो देखिए कोविड-19 यानी कि कोरोना महामारी के कारण प्रवासी श्रमिकों को राहत प्रदान करने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान 22 जिलों में लागू किया गया, जिसमें 48.83 लाख मानव दिवस उत्पन्न हुए। बाहर से जो श्रमिक आए उनको राहत पहुंचाने के लिए एक योजना शुरू की गई। उस योजना का नाम था गरीबी कल्याण रोजगार योजना या रोजगार अभियान, जिसको कितने जिलों में लागू किया गया? 22 जिलों में लागू किया गया। और कितने दिवस इसमें उत्पन्न हुए? तो ये 48.83 लाख। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिसे कि राजविका भी कहा जाता है, ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के कारण राजस्थान सरकार द्वारा अक्टूबर 2010 में स्थापित इसको किया गया था और ये एक स्वायत्त विभाग है। किसके नियंत्रण के तहत कार्य करता है? ये ग्राम विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत राजस्थान सरकार द्वारा अक्टूबर 2010 में स्थापित किया गया एक स्वायत्त विभाग है। इसके अलावा महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, यहाँ पर जो योजनाएं दी हुई हैं उनकी भी आपको वीडियो जो है वो काफ़ी सारी योजनाओं से संबंधित वीडियो 4 वीडियो पड़ी हुई है। अगर आपको संपूर्ण वीडियो इसको योजनाओं को अगर देखना है तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी योजनाओं को देख सकते हो डिटेल से। सभी योजनाओं की डिटेल वहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना की। तो राष्ट्रपिता की 150वीं जयंती के अवसर पर 27 नवंबर 2019 को महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में एक ऐसा गांव होना चाहिए
मतलब प्रत्येक जिले में से एक आदर्श ग्राम योजना के अंदर एक गांव को शामिल किया जाएगा। गांधीवादी मूल्यों के अनुसार चयनित और विकसित है ये योजना। इसके साथ ही उस गांव में हर साल 14 नवंबर को मेरा गांव मेरा गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत राज्य के 22 जिलों में गांधी ज्ञान केंद्र, पुस्तकालय एवं विद्यालय का उद्घाटन भी किया गया है। उसके बाद है, हम बात करें श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। राष्ट्रीय रुर्बन मिशन का लक्ष्य देश भर में निम्नलिखित 3 वर्षों में 300 से अधिक रुर्बन विकास क्लस्टर बनाना था। इसका पहला चरण कब शुरू हुआ? 2015 से लेकर के 16 में। इसमें 5 क्लस्टर लगे। दूसरा चरण 16-17 में 6 क्लस्टर लगे। 17-18 में 4 क्लस्टर चुने गए। यानी कि 15-16 से लेकर के 17-18, तो 15-16 में 5, दूसरे चरण में 16-17 में 6 और 17-18 में 4 क्लस्टर चुने गए। उसके बाद पंचायती राज की बात करें, पंचायती राज की बात करें तो वर्तमान में राज्य में 33 जिला परिषदें हैं, 352 पंचायत समितियां हैं और 11,341 ग्राम पंचायत अस्तित्व में। राजस्थान में कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। कितनी जिला परिषदें हैं? तो 352 जिला परिषद हैं। पंचायत समिति कितनी है? तो पंचायत समिति है 11,341 पंचायत समिति है। एक होता है पंचायत पुरस्कार। तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार भारत सरकार ने 2010-11 में एक योजना शुरू की थी। निम्नलिखित श्रेणियों के लिए हर साल 24 अप्रैल को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर पुरस्कार भी दिए जाते हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना का पुरस्कार, इस पुरस्कार को 2019 में संस्थागत रूप से दिया गया था। इस पुरस्कार योजना के तहत उत्कृष्टता के लिए केवल एक ग्राम पंचायत का चयन किया जाता है। पंचायत समिति मंडोर, जिला जोधपुर की ग्राम पंचायत नंदरी का चयन 2020 में किया गया था। ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार के तहत क्या होता है कि एक ग्राम पंचायत का चयन किया जाता है। तो पिछले साल 2020 में पंचायत समिति मंडोर, जिला जोधपुर की ग्राम पंचायत नंदरी का चयन 2020 के लिए किया गया था। उसके बाद औद्योगिक विकास, राज्य के कुल सकल राज्य मूल्य वर्धित GSVA में उद्योग क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान जो है 2021 में मौजूद कीमतों पर 24.80% है। मौजूदा कीमतों पर GSVA में विनिर्माण एवं खनन क्षेत्र के योगदान 2021 में क्रमशः 9.31% और खनन का है 4.15%। राजस्थान दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है जो कि कच्चे तेल के उत्पादन का कार्य करता है। देश में कुल कच्चे तेल के उत्पादन का 22 से 23% इसका योगदान है राजस्थान का। राजस्थान लेड और जिंक अयस्क, सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक है। यानी कि अकेले राजस्थान में ही ये मिलते हैं। कौन कौन से बताए? लेड और जिंक अयस्क, सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट, ये सब अकेले राजस्थान में ही मिलते हैं। देश में चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है। कौन कौन सी चीज़ें राजस्थान में मिलती हैं? चांदी, कैल्साइट और जिप्सम, ये तीनों चीज़ें भी मोस्टली राजस्थान में ही मिलती है। मौजूदा सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक ही छत के नीचे निवेश और प्रस्तावों की सुविधा के लिए वन स्टॉप शॉप सुविधा स्थापित की जा रही है। राजस्थान औद्योग विकास नीति 2019 को बढ़ावा देने के लिए, किसको बढ़ावा देने के लिए? औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए के उद्देश्य से 1 जुलाई 2019 से लागू की गई है। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम विभिन्न लाइसेंसों, अनुमतियों, अनुमोदनों को समयबद्ध
अनुमान प्रदान करने का उद्देश्य वर्ष दिसंबर 2020 तक SWCS के तहत 15 विभागों की 105 सेवाएं प्रदान की जा रही है वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान। ये बात कर रहे हैं हम। वन स्टॉप शॉप राजस्थान एंटरप्राइजेज सिंगल विंडो अनेबलिंग एंड क्लियरेंस अधिनियम 2020 को राजस्थान राज्य पत्र में 16 दिसंबर 2020 को अधिसूचित किया गया था। वन स्टॉप शॉप सुविधा के तहत आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर ये वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है rajnivesh.rajasthan.gov.in। अब हम बात करते हैं श्रम की। तो राजस्थान राज्य ने 19 अगस्त 2020 की एक अधिसूचना के माध्यम से अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, उच्च कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों को संशोधित कर क्रमशः 225, 237, 249 और 299 प्रतिदिन कर दी गई है और ये 1 मई से प्रभावी हो जाएगी। राजस्थान या फिर भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के लिए प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद निर्माण श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को बढ़ावा देने की योजना। इस योजना के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 1 लाख रुपए, राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपये दिए जाएंगे। यानी कि भारतीय स्तर पर अगर प्रारंभिक सेवा परीक्षा पास किए तो 1 लाख रुपए और अगर राजस्थान स्तर पर किए तो 50,000 रुपये। IIT और IIM में प्रवेश मिलने पर निर्माण श्रमिकों के बेटे बेटियों की ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति की योजना है। इस योजना के तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT में प्रवेश मिलने पर निर्माण श्रमिकों के बेटे बेटियों की ट्यूशन फीस की पूर्ति बोर्ड के द्वारा की जाएगी। और रोजगार विभाग की बात करें तो राजस्थान रोजगारी भत्ता योजना यानी इसी को नाम है मुख्यमंत्री युवा संबलन योजना। राज्य सरकार की इस योजना के तहत 1 फरवरी 2019 को ये जो योजना है शुरू हुई थी, जिसमें पुरुषों के लिए 3,000 रुपये और महिला ट्रांसजेंडर और विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता पात्र लोगों को वितरित किया जा रहा है। किसके अंतर्गत? मुख्यमंत्री युवा संबलन योजना के अंतर्गत, जो कि कब शुरू हुई थी? 1 फरवरी 2019 को शुरू हुई थी। यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखनी है आपको कि मुख्यमंत्री युवा संबलन योजना जो है या राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना जो है वो कब शुरू हुई थी? ये राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई थी और 1 फरवरी 2019 को। और इसमें पुरुषों के लिए तो 3,000 रुपये, महिला हो, ट्रांसजेंडर हो और विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए जो बेरोजगारी भत्ता है ये 3500 रुपये रखा गया है। बेरोजगार युवाओं को प्रति माह अधिकतम 2 वर्ष के लिए, जब तक वे नियमित रोजगार प्राप्त ना कर ले या वो स्वरोजगार नहीं हो जाते, इनमें से कोई भी दोनों में से कोई भी चीज़ पहले हो। यानी कि ये बेरोजगारी भत्ता कब तक दिया जाएगा? या तो 2 वर्ष तक दिया जाएगा या फिर 2 वर्ष से पहले यदि उस व्यक्ति के पास कोई भी रोजगार उसको मिल जाता है, गवर्नमेंट, प्राइवेट या खुद का, तो भी इस रोजगारी भत्ते को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद है राज कौशल पोर्टल। इसका उद्घाटन 5 जून 2020 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 के दौरान प्रवासी मजदूर हैं उनको रोजगार प्रदान करने और उपलब्ध मानव शक्ति और रोजगार को एक ही मंच पर लाने के लिए इस राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया गया, उद्घाटन किया गया 5 जून 2020 को। क्या किया इस पोर्टल के दौरान? क्या किया जाता है कि बाहर से जो भी मजदूर आने वाले हैं, जो कोविड-19 के कारण जो बाहर मजदूरी कर रहे थे, वो लोग, उनको भी रोजगार का अवसर मिले। यानी कि जितने भी रोजगार के तलाश में जो व्यक्ति हैं वो और जो भी रोजगार है वो सब एक ही मंच पर एकत्रित हो जाए, तो ये योजना है राज्य कौशल पोर्टल। अब आधारभूत संरचना विकास, हम बात करते हैं ऊर्जा की। तो दिसंबर 2020 तक राज्य में बिजली की स्थापित क्षमता 21,836 मेगावाट थी। दिसंबर 2020 तक बिजली की क्षमता कितनी थी?
21,836 मेगावाट। 2021 के दौरान 660 मेगावाट उसमें और जोड़ा गया। यानी कि राजस्थान सरकार ने निवेश हितैषी राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 जारी की। निवेश हितैषी राजस्थान सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई? 2019 में। राजस्थान सरकार ने राजस्थान पवन एवं संकर ऊर्जा नीति भी जारी की गई 2019 में। कौन सी? राजस्थान पवन एवं संकर ऊर्जा नीति 2019। कोविड-19 महामारी के कारण 5 लाख से अधिक व्यक्तियों को उनके घर तक पहुंचाया गया। ग्रामीण विद्युतीकरण, राज्य में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने दिसंबर 20 तक 43,199 गांवों का विद्युतीकरण किया। योजना क्या थी कि भाई कंप्लीट जितने भी राजस्थान के जितने भी गांव हैं उनमें 100% विद्युतीकरण हो जाए, बिजली पहुंच जाए। तो इस कार्यक्रम के तहत दिसंबर 2020 तक 43,119 गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया। इसके अलावा 1.41 लाख ढाणियाँ और 93.88 लाख ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण भी किया गया है। अब बात कर रहे थे सड़क की। तो 1949 में कुल सड़क की लंबाई जो थी वो सिर्फ 13,553 किलोमीटर थी, जो कि मार्च 20 तक बढ़ करके कितनी हो गई? 2,69,028.16 किलोमीटर हो गई है। यानी कि मार्च 2020 के अंत तक सड़कों का जो घनत्व था वो 78.61 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर घनत्व सड़कों का है। तो यहाँ पर 2020 के मार्च 2020 तक सड़कों का घनत्व कितना है? तो 78.61 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। वर्ष 2021 के दौरान दिसंबर 2020 तक सड़क विकास का महत्वपूर्ण उपलब्धियां नीचे दी गई हैं। कौन कौन सी हैं देखिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मिसिंग लिंक, स्टेट रोड फंड एवं ग्रामीण सड़कों के तहत 821 किलोमीटर बीटी सड़कों का निर्माण भी किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार 500 और उससे अधिक आबादी वाले 57 गांवों को राज्य सड़क निधि ग्राम संपर्क योजना के तहत जोड़ा गया। कितने? 500 और उससे ऊपर की आबादी वाले, यानी कि जिस गांव की आबादी 500 व्यक्ति हैं या फिर उससे ऊपर है, ऐसे 57 गांवों को राज्य सड़क निधि ग्राम संपर्क योजना के तहत जोड़ा गया है। 40 किलोमीटर ग्रामीण गौरव पथ का काम पूरा हो गया है। सीसी रोड 40 किलोमीटर सीसी रोड का कार्य पूरा हो गया है। रेलवे की बात करें तो मार्च 2018 में राज्य में रेल मार्गों की कुल संख्या कितनी थी? 5,929 किलोमीटर थी, जो कि मार्च 2019 यानी कि एक साल में मामूली रूप से बढ़ करके कितनी बढ़ी? मात्र यहाँ पे 8 किलोमीटर और बढ़ी है, तो ये हो गई 5,937 किलोमीटर हो गई। राज्य में रेलवे की लाइन अखिल भारतीय मार्ग की लंबाई, जो अखिल भारतीय मार्ग है उसकी लंबाई, जो राजस्थान की जो रेलवे है उसकी लंबाई का अनुपात कितना है? 8.81%। यानी कि भारतीय जो अखिल भारतीय जो मार्ग है उसमें से राज्य में जो रेलवे है उसका 8.81% योगदान है। अब सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र में देखिए वंदे भारत मिशन के तहत 56,348 अनिवासी भारतीय यानी कि NRI जो थे उनको राजस्थान में 414 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से उनको पहुंचाया यहाँ पे। यानी कि ऐसे लोग जो भारत में निवास नहीं कर रहे थे उन सबको वंदे भारत मिशन के तहत अपने जगह तक पहुंचाया। 414 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को यहाँ पे इसमें शामिल किया गया। तो ये मिशन कौन सा था? वंदे भारत मिशन था। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 को जारी की गई। राज्य में 9 सितंबर 2020 को अधिसूचना द्वारा इसको पेश किया गया। कोविड-19 के प्रभावी निगरानी के लिए राज्य कोविड सूचना ऐप विकसित किया गया। राज्य कोविड सूचना ऐप, यह मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जियो फेंसिंग तकनीक के द्वारा संगरोध प्रक्रिया का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है।
वर्ष 2020-21 में राजस्थान के सकल राज्य मूल वर्धित मूल्य में 45.43% की हिस्सेदारी के साथ सेवा क्षेत्र राजस्थान के अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया है। यानी कि राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन मूल्य में जो अपना सेवा क्षेत्र है उसका सर्वाधिक योगदान है। अब बात करते हैं देवस्थान विभाग की। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना एवं सिंधु दर्शन योजना ऋण देने वाली संस्थाएं विभिन्न वित्त पोषण के लिए इन योजनाओं के तहत, कौन सी योजना थी? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना और सिंधु दर्शन योजना। इन योजनाओं के तहत राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को देश के विभिन्न स्थानों जैसे कि रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, वैष्णो देवी, इन सब में मुफ्त यात्रा और दर्शन की सुविधा प्रदान की जा रही है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। वर्ष 2020-21 के दौरान शिरडी, द्वारिकापुरी, तिरुपति, कामाख्या, उज्जैन, वाराणसी, अमृतसर, श्रवणबेलगोला, समांडे शिखर, बिहार शरीफ, गोवा, हरिद्वार, कोच्चि, लखनऊ आदि ये जगहें हैं जिनमें वरिष्ठ नागरिकों को फ्री दर्शन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। एक है मोक्ष कलश योजना। मोक्ष कलश योजना परिवहन सुविधाओं के अनुचित संचालन के कारण 2019 महामारी को देखते हुए गरीब परिवारों को रोडवेज बसों से हरिद्वार की मुफ्त यात्रा की अनुमति देने के लिए यह योजना शुरू की गई थी, मोक्ष कलश योजना। यानी कि जो भी गरीब परिवार है उनको हरिद्वार तक के लिए रोडवेज में मुफ्त यात्रा करने का यहाँ पे इस योजना में कहा गया था। उसके बाद है वित्तीय सेवाएं। वित्तीय सेवा में देखो प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना राजस्थान में 2.90 करोड़ खाते खोले गए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत और 87.70% खातों की आधार सीडिंग भी हो गई। 31 दिसंबर 2020 तक पूरी हो चुकी है, आधार से वो लिंक हो चुके हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार जन सूचना पोर्टल, इसमें 55 विभागों में चल रही 99 योजनाओं की 277 जानकारियां उपलब्ध कराई गई है। कौन सा पोर्टल? जन सूचना पोर्टल। क्या किया इसमें? 55 विभागों में चल रही 99 योजनाओं की 277 जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उसके बाद यूआईडी आधार, सभी नागरिकों को एक 12 अंक की संख्या प्रदान की जाएगी जिसको विशिष्ट पहचान संख्या कहा जाता है। 30 नवंबर 2020 तक .IT&C ने 170 करोड़ से अधिक प्रमाणीकरण की है। राजस्थान संपर्क पोर्टल। राजस्थान संपर्क पोर्टल, इसका उपयोग केंद्रीयकृत शिकायत निवारण मंच के रूप में किया जा रहा है। सीएम हेल्पलाइन के लिए एक नया टोल फ्री नंबर 181 सक्रिय किया गया। कोविड-19 के दौरान वॉर रूम को प्राप्त 2,79,206 से अधिक शिकायतों का निवारण, 2,78,559 शिकायतों का समाधान किया गया। शहरीकरण एवं शहरी विकास। इंदिरा रसोई योजना, देखिए योजनाएं काफ़ी सारी उसमें पढ़ा दी है, आप वहाँ जाकर के जरूर योजनाओं को पढ़िएगा। इंदिरा रसोई योजना, इस योजना के तहत कहा गया है कि कोई भी भूखा ना सोए। इस अवधारणा को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने 20 अगस्त 2020 को राज्य के सभी 213 शहरी स्थानीय निकायों में 358 स्थायी रसोई के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की। कब शुरुआत की? 20 अगस्त 2020 को 213 स्थानीय निकाय, शहरी निकाय और उसमें 358 स्थायी रसोइयों के माध्यम से इस योजना की शुरुआत की गई है। जनता को 8 रुपये प्रति थाली के हिसाब से लंच और डिनर उपलब्ध यहाँ पे करवाया जाएगा। एक थाली का 8 रुपये, और राज्य सरकार 12 रुपये प्रति प्लेट का अनुदान दे रही है। यानी कि 20 रुपये प्रति प्लेट यदि किसी थाली का है तो उसमें से 8 रुपये तो जनता को देना पड़ेगा और 12 रुपये जो है प्रति प्लेट
सरकार का अनुमोदन रहेगा, इसमें अनुदान रहेगा। उसके बाद है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना, इस आवास योजना का उद्देश्य बेघर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के साथ किफायती घर प्रदान करना। यानी कि जो बेघर लोग हैं और आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, और उसमें आर्थिक रूप से कमजोर लोग किसको माना गया है? जिसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक हो, यानी कि 3 लाख से कम हो। निम्न आय वर्ग, देखिए कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तो 3 लाख से कम सालाना। निम्न आय वर्ग में 3 लाख से 6 लाख के बीच का जो है वो निम्न आय वर्ग का, इनको किफायती घर प्रदान करना इसका उद्देश्य है। राज्य में PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 2,31,020 घरों को मंजूरी दी गई है। वर्तमान में 57,864 आवास प्रगति पर हैं और 8,040 पूर्ण हो चुके हैं। अन्य सामाजिक सेवाएं एवं कार्यक्रम, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। यह योजना जो है, इसके अंतर्गत 19 नवंबर 2020 में प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और सहरिया बाहुल्य जो 12 क्षेत्र हैं वो, इन सब में सहरिया बाहुल्य 12 क्षेत्र, जो 12 जिला जो है, उन सब में ये इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के तहत दूसरे बच्चे के जन्म पर 5 चरणों में लाभार्थी को सीधे 6,000 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। 5 चरणों में किए जाएंगे और दूसरे बच्चे के जन्म पर कितने? 6,000 रुपये। नेक्स्ट बात करेंगे राज्य वित्त एवं विकास के लिए अन्य संसाधन। 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का राजकोषीय घाटा 3.77% था। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए ऋण एवं अन्य देनदारियां 2019-20 में 35.31% की थी। अब राजकोषीय घाटा की बात करें तो 2019-20 में राजकोषीय घाटा कितना बताया? 37,654 करोड़ था 19-20 में, जबकि 19-20 के संशोधित अनुमानों के तहत 33,214 करोड़ का अनुमान लगाया गया था। 19-20 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान में राजकोषीय घाटा 3.77% था, अनुमान की बात करें तो, जबकि संशोधित अनुमानों में इसे 3.16% अनुमानित किया गया था। सतत विकास लक्ष्य, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की सफलता को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 सितंबर 2015 को आयोजित अपने 70वें सत्र में ट्रांसफार्मिंग ओवरवर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नामक रूपरेखा को अपनाया। सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्यों की अगर बात करें तो क्या क्या लक्ष्य थे इसके? कि भाई कोई भी गरीब नहीं रहे, भूखमरी जो है वो शून्य हो जाए, सभी के अच्छा स्वास्थ्य हो और सभी की भलाई हो, सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, लैंगिक समानता हो, यानी कि लैंगिक रूप से लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं हो, स्वच्छ जल उपलब्ध हो और स्वच्छता रहे गांव में, सस्ती और स्वस्थ ऊर्जा जो है वो सस्ती होनी चाहिए और स्वच्छ होनी चाहिए, अच्छा काम और आर्थिक विकास, उद्योग, नवोन्मेष और बुनियादी ढांचा, असमानताओं में कमी होनी चाहिए, स्थायी शहर और समुदाय होना चाहिए, जिम्मेदार उपभोक्ता और उत्पादन होना चाहिए, जलवायु कार्रवाई, जल के नीचे जीवन, भूमि पर जीवन, शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं, लक्ष्यों के लिए भागीदारी। राजस्थान की प्रतिबद्धता, राजस्थान सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। राजस्थान सरकार ने किसी को पीछे नहीं छोड़ना के अपने प्रयास में SDG एजेंडा 2030 को साकार करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण पहल की है। इसमें योजनाओं का सावधानीपूर्वक क्रियान्वयन एवं मानचित्रण शामिल है। तो ये था कंप्लीट निचोड़ अर्थव्यवस्था का।
यदि आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।